हेलो क्लास। हम जो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में अर्थशास्त्र में जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, पालमपुर गांव वाले स्थिति को देख रहे हैं हम। तो एक पोर्शन में हमने देख लिया पालमपुर गांव की स्थिति कैसी है, वहाँ सुविधाएं कौन सी हैं, वहाँ पर जो किसान हैं या वहाँ के जो निवासी हैं उनका मुख्य कार्य क्या है, खेती है, अन्य गैर कृषि कार्य कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्पादन में उन किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, 4 चीज़ों की हमने आवश्यकता देखी थी। उसी में कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी, इन सब के बारे में चर्चा की थी। हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो हेडिंग लिखा हुआ है पालमपुर में खेती, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है भूमि स्थिर होना। भूमि स्थिर है कि पालमपुर में खेती उत्पादन तो प्रमुख क्रिया है ही, और यहाँ पर जो लोग हैं इनका 75% जो है कृषि कार्य में ही लगा हुआ है। कृषि कार्य मतलब खेती तो करना है ही, इसके अलावा खेती से संबंधित और भी जो क्रियाएँ हैं उसके लिए भी जो श्रमिक वहाँ पर लगे हुए हैं। मतलब इनका जो हित है, लाभ जो है किससे जुड़ा हुआ है, खेती के उत्पादन से ही जुड़ा हुआ है। पर इसमें कठिनाई ये है कि जो यहाँ की खेती के लिए भूमि है ये भूमि स्थिर है। 60 के समय की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर खेती में, कृषि कार्य में कोई विस्तार नहीं हुआ था। थोड़ी बहुत जो बंजर भूमि थी उसको भी क्या कर लिया गया था, कृषि योग्य बना लिया गया था। नई भूमि को कृषि योग्य बना करके उत्पादन में कोई और बढ़ाने की इसमें गुंजाइश नहीं है। तो दूसरा का आता है इसमें, क्या ये जो भूमि है इससे और पैदावार की जा सकती है, कोई और तरीका है। तो यहाँ पर जो किसान हैं वो पूरी भूमि पर खेती करते हैं, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। खरीफ की फसल भी उगाते हैं ये, सर्दी में रबी की फसल भी, गेहूँ उगाया जाता है, किसान ज्वार बाजरा भी उगाते हैं, पशुओं के लिए चारा भी होता है। अक्टूबर दिसंबर में आलू की खेती भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है गेहूँ की पैदावार होती है तो गेहूँ अपने लिए बचा करके और उसको बेच देते हैं। गन्ने की खेती भी होती है, गन्ने को कच्चे माल के रूप में भी, और उसका जो गुड़ बनता है उसका भी जो है बेच दिया जाता है। मतलब कि एक किसान जो है पालमपुर में एक वर्ष में अलग अलग प्रकार की फसल पैदा कर रहा है, 3 प्रकार की। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे बिजली है, बिजली से है, सिंचाई भी हो गई है वहाँ पर। जो पुरानी पद्धति से किसान कुएं से खींचते थे, अब उसकी जगह सिंचाई के लिए जो है वहाँ पर नलकूप लगा लिए गए। कई किसानों ने अपने निजी भी लगा लिए हैं नलकूप, और उससे जो है बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई होने लगी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, बहुविधि फसल प्रणाली आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र जैसे होता है ना, कि एक ही ज़मीन से एक ही वर्ष में अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा करना, इसे बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। और कम से कम 2 फसलें तो करते हैं। इसके अलावा कुछ किसान जो है तीसरी फसल के रूप में आलू की भी पैदावार करने लगे। तो ऐसे में ज़मीन के एक टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का जो तरीका है उसको बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है कृषि की विधियों में परिवर्तन करना। अब इसके लिए क्या है कि खेती के लिए जो बीज हैं उनमें जो है परिवर्तन किया गया है, परंपरागत जो बीज का प्रयोग है तो उससे क्या उपज कम होती थी। अब क्या इन्होंने HIV वाले जो हैं बीज वो उपयोग में लाना शुरू कर दिया है। परंपरागत जो बीज हैं, बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में उस समय किसका प्रयोग करते थे, गाँव के गोबर का, जो है ना वहाँ गाँव में मिल जाता आसानी से, प्राकृतिक खाद का उपयोग, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। जब 60 के दशक में अंत में हरित क्रांति आई तो अधिक उपज देने वाले बीज जो हैं, HIV वाले जो हैं, वो वहाँ पर गेहूँ चावल के करने के तरीके सिखाए गए। एक ही पौधे से ज़्यादा पैदावार अनाज होने की आशा थी। तो कहीं अगर अपन देखें तो ये चेंज जो आया कि एक ही भूमि से, एक ही टुकड़े से ज़्यादा पैदावार होने लगी। अति उपज प्रजाति वाले बीजों में अधिकतम उपज पाने के लिए पानी भी चाहिए, सिंचाई भी चाहिए, रासायनिक खाद, कीटनाशक भी। तो ये उपज क्या था, इसका जो संभव हुआ बीजों से, सिंचाई से, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के सहयोग से हुआ। अब कुछ किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, इन्होंने खेती के आधुनिक तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ ने ट्रैक्टर,
ठीक है। और फसल काटने के लिए नए नए औजारों को, मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, ये काम सब खेती के जल्दी होने लगे और पैदावार भी जल्दी हो गई। और पालमपुर में परंपरागत जो बीजों से उपज होती थी वो अपन के 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। जब से इन्होंने नए बीजों का उपयोग करना शुरू किया तो ये उपज कितनी हो गई, 3000 किलोग्राम लगभग जो है वो पहुंच गई प्रति हेक्टेयर। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई और बाजार में बेचने के बाद भी उनके पास गेहूं बच रहा था। तो ये यहाँ पे इन्होंने अधिक उपज प्राप्त करना शुरू किया। तीसरा, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? अब भूमि क्या है बच्चे, एक प्राकृतिक संसाधन है और खेती की जो आधुनिक तकनीक है, ठीक है, इसने प्राकृतिक संसाधन का भी अधिक उपयोग हुआ है। तो हरित क्रांति के कारण उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग हुआ। आपको पता है बहुत ज़्यादा खाद का उपयोग भी और बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग भी जो है भूमि की उर्वरता को कम कर देता है। और बहुत ज़्यादा सिंचाई के लिए जल का उपयोग जो किया गया उससे भूमि का जल स्तर भी कम हो गया। तो भूमि की उर्वरता और जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है ये सब बहुत समय बाद जो है इनका भंडार हो पाता है और एक बार अगर नष्ट हो जाते हैं तो इनको पुनर्जीवित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात हुई कि भाई क्या भूमि इस सब के लिए धारण कर पाएगी इसको। और फिर इसके बाद आता है कि रासायनिक, ये बॉक्स में देखिए आप, रासायनिक उर्वरक जो खनिज होते हैं पानी में घुल जाते हैं और तुरंत इसको पौधों में अगर डाल देते हैं तो मिट्टी इनको लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती है। तो ये क्या होता है, मिट्टी से निकल के ये कहाँ चले जाते हैं, आसपास के नदियों में, तालाबों में, और ये जीवाणु को भी उसको नष्ट कर देते हैं। तो इससे कई बार क्या होता है, ज़्यादा रासायनिक उर्वरक डालने से भूमि और नष्ट हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्रयोग पंजाब में। तो पंजाब में किसानों ने क्या है कि अधिक उत्पादन का स्तर पाने के लिए इनका ज़्यादा उपयोग किया। तो वहाँ खेती की लागत भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। सबसे ज़्यादा प्रयोग पंजाब में किया गया। पालमपुर में की भूमि किस प्रकार से वितरित है, क्योंकि सभी लोगों के पास खेती के लिए भूमि है नहीं, ठीक है। जो गरीब हैं, दलित परिवार हैं, उनके पास भी जो है खेती के लिए भूमि नहीं है। जिनके पास भूमि है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों पर भूमि में खेती जो है करते हैं। तो इससे क्या है, किसानों को पर्याप्त आमदनी भी नहीं हो पाती है। पूरे गांव में चारों ओर जो है भूमि का वितरण हुआ है। जैसे आप देखो ऊपर चित्र में देख रहे हो आप, इन पर छोटे छोटे किसान खेती करते हैं। आधे से ज़्यादा बड़े आकार के तो प्लॉट हैं उसमें। कई बड़े परिवार ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पे खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास ज़्यादा भूमि है, 10 हेक्टेयर उससे भी ज़्यादा भूमि है। तो ये यहाँ पर क्या है, भूमि का वितरण अलग अलग प्रकार से हुआ है। फिर आती है बात कि वे श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। जब खेती में काम हो रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, श्रमिक भी चाहिए, श्रम भी चाहिए। श्रम उत्पादन का एक दूसरा कारक है। तो ऐसे में क्या करते हैं किसान, अपने परिवार के साथ ही काम करते हैं, सारे परिवार के लोग इसमें लग जाते हैं। पर जो थोड़े से बड़े किसान हैं वो श्रमिकों को किराए पर भी ले आते हैं। तो जैसी जिसकी स्थिति है उसके हिसाब से आ जाते हैं। तो खेती में काम करने वाले श्रमिक क्या है, या तो भूमिहीन परिवारों में से आते हैं या बहुत छोटे छोटे प्लॉट में खेती करने वाले जो परिवार हैं उनसे आते हैं। खेतों में काम करके श्रमिक जो उगाई फसल होती है उस पर उसका तो अधिकार होता नहीं है, उसको तो मजदूरी मिलती है, क्योंकि वो तो वहाँ एक श्रमिक के रूप में काम कर रहा है। एक तो क्या है, किसान खुद काम करता है अपनी भूमि पर और एक किसी से कार्य करवाता है। तो जो कार्य कर रहा है उसके किसी दूसरे की भूमि पे उसको तो मजदूरी मिल रही है। अब ये मजदूरी जरूरी नहीं कि नगद के रूप में मिले, कभी कभी अनाज के रूप में मिल जाती है, कभी कभी भोजन के रूप में मिल जाती है। तो मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे और, फसल भी एक जगह से दूसरी और, खेत में भी एक जगह से दूसरी और अलग अलग प्रकार से होती है। तो रोज़गार में भी यहाँ पे भिन्नता है। कहीं कहीं उन्हें पूरे साल के लिए काम में रखा जाता है और कहीं कहीं उनको विशेष समय, जैसे कोई फसल की कटाई हो रही है तो उसको वहाँ पर बुला लिया जाता है, रख लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति अगर दैनिक मजदूरी पे काम कर रहा है, वो भूमिहीन है, उसके पास भूमि नहीं है, वो किसी और की भूमि पे जो है कार्य कर रहा है श्रम का, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जो है हमेशा के लिए रोज़गार नहीं, रोज़गार उसको ढूंढना पड़ेगा।
तो ऐसे में सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये जो है निर्धारित किया गया। लेकिन एक व्यक्ति का यहाँ पे नाम आ रहा है, उसको 160 रुपये मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना है, लोग कम, मतलब बेरोज़गारी है, काम नहीं है, तो लोग कम वेतन पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे गांव में कोई निर्धन व्यक्ति भी हैं। और फिर आता है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। पूंजी तो चाहिए, आधुनिक तरीके से आप काम करेंगे तो किसान को पहले से ज़्यादा पैसा चाहिए। अब पूंजी की व्यवस्था करना है तो उसको उधार भी लेना पड़ेगा। उधार लेने के लिए वो कहाँ जाएगा? बड़े किसानों के पास जाएगा या गाँव के साहूकारों के पास जाएगा, उनसे कर्ज लेगा। अब ऐसे कर्ज में आपको मालूम ही है, लोग कर्ज जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि ब्याज की दर क्या होती है? बहुत ऊँची होती है। और मान लीजिए उसमें अगर किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर तो आपको मालूम ही है, कर्ज की रकम चढ़ जाती है। एक कर्ज चुकाने, दूसरा कर्ज उनको चुकाने के लिए कमी पड़ जाती है। तो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, उनको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। जो हम बात कर रहे हैं, छोटे किसानों की बात कर रहे हैं। छोटे किसानों से थोड़े जो बड़े किसान होते हैं, उनको खेती से बचत होती है, तो वो क्या करते हैं? पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर, ये आप बॉक्स में भी देखो, कुछ कुछ कहानियों जैसी भी दी हुई, इनको आप पढ़ लेना कि किस तरह से श्रमिकों की स्थिति है, कैसे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं किसी मजदूर की कहानी बताई गई, कहीं किसी व्यक्ति की कहानी है, कहीं किसी महिला की कहानी है। इस तरह से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। अब सातवां आता है इसमें अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब मान लो किसान ने उत्पादन के तरीकों का उपयोग करके ज़मीन में गेहूँ पैदा कर लिया, कटाई हुई, उत्पादन पूरा हो गया, तो हम कहेंगे भी किसान क्या करते होंगे गेहूँ का? तो बच्चों कुछ तो वो रख लेते हैं अपने पास भोजन के रूप में, और बाकी गेहूँ को बेच देते हैं। पर जो छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास वैसे ही भूमि इतनी कम होती है, खेत उनके इतने छोटे होते हैं, तो उसमें भी अगर वो अपने लिए बचा लेते हैं तो उनके पास गेहूँ बचते ही कम है, क्योंकि उत्पादन ही कम हो रहा है। तो भी वो उसमें से क्या करते हैं? अपने परिवार के लिए भी गेहूँ बचा के रख लेते हैं। और जो बड़े किसान होते हैं, वो बाज़ार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं। कैसे ले जाते हैं? गांव में पहले तो बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, अब तो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, उसमें भी ले कर के व्यापारी आसपास के गाँवों में, कस्बों में या शहर के दुकानदारों को इसको बेच देते हैं। अब इसे एक बड़े किसान की बात कही गई, तेजपाल सिंह। उसको अपनी भूमि से खर्चा निकालने के बाद 350 क्विंटल गेहूँ प्राप्त होता है, अधिशेष बचा हुआ। तो वो उसको पास के गांव में बेच देता है, रायगंज में, और अच्छी कमाई कर लेता है। और वो कमाई का क्या करेगा? मतलब हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। गेहूँ बेच दिया तो कमाई हो गई, कमाई को क्या करेगा? हो सकता है वो बैंक में जमा करा देवे, और बैंक में जमा करा देवे तो बाद में इस पैसे का उपयोग कर्ज देने के लिए भी कर सकता है। ठीक है, या बचत का उपयोग वो अगले मौसम में किसी और पूंजी के रूप में इसका उपयोग कर सकता है। हो सकता है वो आधुनिक साधन के रूप में ट्रैक्टर भी खरीद ले, तो ट्रैक्टर क्या हो जाएगा? उसकी स्थिर पूंजी हो जाएगी। जैसे हमने एक बात की थी ना, स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी जैसे औजार होते हैं, ठीक है, जो हल वगैरह हैं इनके, या आधुनिक औजार हैं, वो इनके वाहन होते हैं परिवहन के, ठीक है, या इनकी जो ज़मीनें होती हैं, भवन होते हैं, ये तो इनकी क्या स्थायी हो जाती है। कार्यशील में है कि जो हमने बात की थी, कोई मटके बना रहा है, कोई बुनकर कपड़े बना रहा है, तो इनके पास जो कच्चा माल है वो तो कार्यशील पूंजी होगी, कार्य हुआ और ख़त्म हो गई। तो इस तरह से बड़े किसान तो क्या है, अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था करके अपनी बचत भी कर लेते हैं। और कुछ किसान क्या करते हैं? बचत का उपयोग पशु खरीद लिए, या कोई ट्रक खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया, या अपनी कोई छोटी सी दुकान खोल ली। तो ये सब क्या हो गए? जो अलग कार्य कर रहे हैं खेती के अलावा, ये गैर कृषि कार्य पूंजी हो जाती है। तो अभी के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। तो हमने जो जो पढ़ा, देखिए 7 पॉइंट ये हैं, आपको एक बार रीडिंग लगानी है इनकी, ठीक है।